अब बात शुरू होती है फॉल ऑफ ढाका से। क्या आपको पता है शुरू से लेके आज तक पाकिस्तान इमदाद पे चल रहा है। अगर 71 के बाद हम 72 की बात करें तो जनवरी 1972 में उस वक्त के वजीर आजम थे शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब। इन्वेस्टर कैसे आएगा जब उसे पता हो कि भाई मैं कोई काम करूंगा इस मुल्क में तो मुझसे ले लिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं अपनी उस सीरीज की ही चौथी वीडियो बना रहा हूँ और उसी को कनेक्ट कर रहा हूँ पाकिस्तान इकॉनमी पे। तो मैं आज की जो वीडियो स्टार्ट करूंगा, मैंने पिछली वीडियो जहाँ एंड की थी उसके बाद से, यानी वो सुनहरा दौर खत्म हो गया। अब बात शुरू होती है फॉल ऑफ ढाका से। अब 71 की जंग का तो तकरीबन सबको ही पता है कि वो क्या हुआ, और हमारे साथ जो मैंने पिछली में स्टार्ट में कहा भी था कि बंगाली भाई जो हमारे थे वो अलग हो गए। लेकिन जब वो अलग हुए तो उनसे हमें क्या नुकसान हुए आप समझे। अगर मैं बात करूं कि हमें इनके अलग होने से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ ना, कि एक तो पाकिस्तानी इकॉनमी वापस से रिसेशन तक पहुंच गई थी, क्योंकि 65 की जंग हुई थी। जो सारे मामलात हमने सेटल किए थे उधर हमें गिरा ही मिला। 71 की जंग हो गई। इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो पाकिस्तान को हुआ, कि आपको पता है शुरू से लेके आज तक पाकिस्तान इमदाद पे चल रहा है। तो पाकिस्तान को यूएस से एक अच्छी खासी इमदाद मिल रही थी जो 71 की जंग के बाद बंद हो गई। यूएस एड्स बंद हो गए। अब अगर हम बात करें कि और मजीद इससे क्या मसले मसाइल हुए, तो आप समझे कि जो बांग्लादेश का मेजर हिस्सा था जो बांग्लादेश के पास चला गया, पाकिस्तान ईस्ट जो था उसमें इंडस्ट्रीज थी जो पाकिस्तान का उस टाइम पे पहिया चला रही थी। जब वो अलग हुआ तो वो पूरा हिस्सा हमसे चला गया, और जो हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करता था वो भी हमसे अलग हो गया। अगर 71 के बाद हम 72 की बात करें तो जनवरी 1972 में उस वक्त के वजीर आजम थे शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब। आप समझे उन्होंने एक सोच, हो सकता है पॉजिटिव हो और क्या कहते हैं नेगेटिव भी कह सकते हैं, उन्होंने नेशनलाइजेशन की तरफ गए। उनका प्लान था कि वो नेशनलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करें, जिनको उन्होंने कोई NEAO कुछ करके कहा। तो खैर जब उन्होंने इसके लिए 3 स्टेजेस क्रिएट किए तो सबसे पहले उन्होंने मेजर नेशनलाइजेशन की। पहले मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद फिर मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने सबसे पहले मेजर जितनी इंडस्ट्रीज थी ना, मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि उन्होंने क्या क्या नेशनलाइज किया। आप समझे कि मेजर मेटल इंडस्ट्रीज, उन्होंने आयरन स्टील इंडस्ट्रीज नेशनलाइज कर दी, हैवी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज। उसके साथ साथ उन्होंने नेशनलाइज किया कॉटन, राइस, वेजिटेबल ऑयल, शुगर इंडस्ट्रीज। उसके साथ अगर मजीद बात करें उन्होंने क्या क्या नेशनलाइज किया, मेजर बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड स्कूल थ्रू आउट द कंट्री। यानी आप समझे कुछ बचा ही नहीं, तकरीबन मुल्क के अंदर जो कुछ था वो नेशनलाइज कर दिया। अब अगर बात की जाए नेशनलाइजेशन क्या होती है, देखिए नेशनलाइजेशन अगर एक आम लैंग्वेज में बात की जाए कि कोई बंदा आपके मुल्क में काम कर रहा होता है, आप उस पर रूल लगा दें कि भाई मैं आपकी कंपनी एज अ गवर्नमेंट अक्वायर कर रहा हूं, और आप ऑब्वियसली आपके मुल्क में कर रहा है, आपके रूल्स हैं तो वो आपको मना नहीं कर सकता। यही वो काम था जो भुट्टो साहब ने किया। अब इसके क्या पहलू, अगर हम बात करें इसके पहलू की, देखिए पॉजिटिव पहलू तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने सोचा कि अगर इकोनॉमी का पहिया काफी अच्छा चल रहा है तो उसको नेशनलाइज करके मजीद अपने लोगों को सपोर्ट किया जाए। पर लेकिन एक अक्लो समझ में आने वाली बात है ना, कि अगर हमने ये किया तो क्या हमारे पास इस लेवल के कॉम्पिटेंट लोग थे, जो ब्यूरोक्रेसी हमारे पास इस लेवल की थी कि वो इन सारी इंडस्ट्रीज को जिस लेवल पर है उससे नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके। ये क्वेश्चन मार्क है, क्या ऐसी थी। अब अगर हम बात करें इससे हमें इकोनॉमी को क्या नुकसान हुआ, तो आप एक अंडरस्टैंडेबल बात है ना, आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचें कि फॉर एग्जांपल मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी या मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैंने इस मुल्क में आके ये चाय की जो पत्ती है, ग्रीन टी की मैंने इंडस्ट्री लगाई, मैंने ग्रीन टी की फैक्ट्री लगाई, और जब मैं उसको अच्छे प्रॉफिटेबल रेशो पे ले गया और मुझे पता लगे कि वो फैक्ट्री मुझसे ली जा रही है, तो उस टाइम तो मैं दिल पे पत्थर रख के दे दूंगा। पर मैं इन्वेस्टर दोबारा कभी आएगा, वो नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा। तो ये वो सारी वजूहत थी जिससे हमारी इकोनॉमी हिली, हमारा इन्वेस्टर सारा भाग गया। क्योंकि इन्वेस्टर कैसे आएगा जब उसे पता हो कि भाई मैं कोई काम करूंगा इस मुल्क में तो मुझसे ले लिया जाएगा। लेकिन टैक्स स्लैब की बात होती है, लेकिन जिस मुल्क में इस किस्म का नेशनलाइजेशन हो जाए तो इकोनॉमी पे काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान तो एड्स पे, इमदादों पे और इन्वेस्टर पे चल रहा है। हमारे पास इंटरनली तो कोई पैसे थे नहीं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी इसके नताइज क्या हुए, आप समझे कि थोड़े वक्त में ये कंपनी, हमारे पास कॉम्पिटेंट लोग तो थे नहीं, वो लॉसेज में चली गई, और लॉसेज में जाने से आप समझे इकोनॉमी पे एक और बोझ आ गया, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे तो गवर्नमेंट के खजाने से पैसे जाने लगे सैलरीज के। और आपको मैं आगे चल के अपनी वीडियोस में कनेक्ट करूंगा कि फिर फ्यूचर में किस तरह इसको टैकल किया गया। पर आप समझे कि ये एक फ्लॉप एक्सपीरियंस था। देखिए इकोनॉमी का फायदा ना एक आम आदमी को सबसे ज्यादा होता है। अगर आप बात करें ना सही से, तो अगर इकोनॉमी का बेड़ा गर्क होता है तो सीधा सीधा एक आम आदमी पे उसका इफेक्ट आता है। अब हुआ क्या, इसके बाद हम वैसे ही क्राइसिस में थे,
इन्फ्लेशन बहुत हाई थी। लेकिन अगर बात करें 73 की, तो 73 में ग्लोबल ऑयल क्राइसिस आ गया। यानी आप समझ लें यूएस से ऐड तो मिल नहीं रही थी, उसके बाद जब ग्लोबल क्राइसिस आ गया तो ऑयल प्राइसेस एकदम से ऊपर चली गई। तो जब एकदम से ऊपर चली गई, ज़र मुबादला ऑब्वियसली हम डॉलर्स में इन्वेस्ट ऑयल की ट्रेड करते हैं, तो वो महंगा हो गया। तो पाकिस्तान पे की इकोनॉमी पे एक और बोझ आ गया, और ये बोझ वो था कि उस टाइम यानी आजाद हुए पाकिस्तान को जितने साल हुए थे 73 तक, आप समझ लें हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट था। तो अपनी वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और इंशाल्लाह आगे चलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज।